तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित राजस्थानी शैली के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने ढूढ़ाड़ शैली पे चर्चा किया और ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली जयपुर उपशैली पे भी बहुत विस्तृत, बहुत गहन अध्ययन किया, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, उसी कड़ी में आज का हमारा अगला बिंदु है उसी ढूढ़ाड़ शैली की उपशैली, जिसे अलवर उपशैली कहा जाता है। तो आज का हमारा बिंदु है अलवर शैली। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा, कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो कक्षा होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप जानते ही हैं कि परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा। ये टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित आपकी 50वीं क्लास है। आज हम अर्धशतक कंप्लीट कर देंगे आपके क्लास की कक्षा की। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे किस शैली पे, किस चित्रकला पे अध्ययन किया जा रहा था। तो दोस्तों, हम लोग राजस्थानी शैली पे चर्चा कर रहे थे। राजस्थानी शैली, इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत एक शैली है ढूढ़ाड़ शैली। कौन सी शैली है? ढूढ़ाड़ शैली। ढूढ़ाड़ शैली का भी चर्चा हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। इसी ढूढ़ाड़ शैली की एक उपशैली है जिसका नाम आज हमें पढ़ना है, जो आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। उसका नाम है अलवर शैली। क्या नाम है मेरे प्यारे भैया? अलवर शैली। यही अलवर शैली आज का हमारा प्रमुख बिंदु है। इसी पे हमको चर्चा करनी है। यही आज का हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंदु है। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस क्लास में। क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अच्छा, आप लोग जानते ही हैं कि परीक्षा में अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है और क्लास को अंत तक देखिएगा। उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको और क्या कमी लग रही है। क्योंकि कमी तो हम अपनी तरफ से कोई नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भाई, हमारा भावी अध्यापक अध्यापिका कुछ हमें सुझाव देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में हमें एकदम छाप के बता सकता है कि सर ऐसा और कुछ इसमें जोड़िए। हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो कुछ छोड़ा जा रहा है आप लोगों के लिए। हर महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने रखा जा रहा है बहुत ही विस्तार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, ये जो अलवर है, अलवर की स्थापना किसने की? सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस शैली पे आएंगे, अलवर शैली पे। तो अलवर शैली की स्थापना अगर हम बात कर ले, इसकी स्थापना की तो महाराजा प्रताप सिंह। कौन? महाराजा प्रताप सिंह इस अलवर के संस्थापक माने जाते हैं। ये जो अलवर शैली है, यह जो अलवर क्षेत्र है, यह जब आप दिल्ली से अजमेर जाएंगे, सॉरी दिल्ली से जयपुर वाले रेल मार्ग पे जाएंगे, उसी के दिल्ली से गुजरता हुआ जयपुर को जाने वाले रेल मार्ग पे ही यह अलवर स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखिएगा इसकी स्थिति के बारे में। यह जो दोस्तों अलवर शैली है, यह जयपुर जयपुर शैली की उप शैली मानी जाती है। ये जो आपकी अलवर शैली है मेरे प्यारे भैया, भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, ये अलवर शैली जयपुर शैली की ही उप शैली मानी जाती है। कारण है इसके पीछे, क्या कारण है कि आप देखेंगे कि
जो 1775 ईस्वी में, सन 1775 ईस्वी में राजा प्रताप सिंह के समय में यह अलवर शैली जयपुर शैली से अलग होती है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसका जन्म यह भी कहा जा सकता है कि अलवर शैली का जो जन्म हुआ है वह कहीं ना कहीं जयपुर शैली से ही हुआ है। इसीलिए इसको जयपुर शैली की उप शैली मानी जाती है। किसको? इस अलवर को। सन 1775 ईस्वी में राजा प्रताप सिंह के समय में यह अलवर शैली जयपुर शैली से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र रूप अपने अस्तित्व में आती है, जिसी के कारण यह शैली अलवर शैली जयपुर शैली की उपशैली मानी जाती है। दोस्तों यह बात याद रखिएगा। आप देखेंगे कि अलवर जो क्षेत्र है या अलवर शैली की बात कर ले तो अलवर की पहाड़ियों के मध्य प्रकृति की ममतामयी गोद में पुष्पित पल्लवित होने वाली जो शैली है वही शैली क्या नाम से जानी जाती है मेरे दोस्तों? वही शैली अलवर शैली के नाम से जानी जाती है। यह अलवर शैली आप देखेंगे कि राजस्थान की प्रसिद्धि समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा को विकसित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस अलवर शैली का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। आप देखेंगे एक राजा हुए विनय सिंह, इस अलवर क्षेत्र में एक विनय सिंह नाम के राजा हुए। उसी विनय सिंह के समय में यह अलवर शैली अपने चरम को प्राप्त करती है, चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती है। यानी राजा विनय सिंह के समय में अलवर शैली एकदम खूब विकसित होते होते एकदम ऊपरी ऊंचाई तक पहुंच जाती है, यानी अपने चरम को प्राप्त कर लेती है लगभग 19वीं सदी के आसपास। यह शैली अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। दोस्तों यह शैली राजा प्रताप सिंह के समय में, किसके समय में? राजा प्रताप सिंह के समय में 1756 से 1790 के मध्य, ध्यान दीजिएगा, जो यह शैली है वह 1756 से 1790 ईस्वी के मध्य खूब विकसित होती है राजा प्रताप सिंह के समय में। किसके समय में? राजा मध्य में राजा प्रताप सिंह के समय में खूब फलती फूलती है, विकसित होती है, पुष्पित पल्लवित होती है। सन 1756 से 1790 ईस्वी के मध्य राजा प्रताप सिंह के समय में यह शैली खूब पुष्पित पल्लवित एवं विकसित होती है। मेरे दोस्तों प्यारे भैया देखिएगा कि राजा प्रताप सिंह जो था, यह राजा प्रताप सिंह बड़ा ही कला प्रेमी राजा था। राजा प्रताप सिंह बहुत बड़ा कला प्रेमी राजा था और कला प्रेमी होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जयपुर से कुछ चित्रकार भागकर अलवर चले जाते हैं। जयपुर से कुछ चित्रकार भागकर अलवर चले आते हैं। उन चित्रकारों में दो महत्वपूर्ण नाम है, एक है शिव कुमार, दूसरा है डालू राम का। क्या नाम है? जयपुर से भागकर आए चित्रकार एक है डालू राम, भैया डालू राम, दूसरे हैं चाचा शिव कुमार। क्या नाम है? चाचा शिव कुमार। ये जो भैया डालू राम और चाचा शिव कुमार हैं,
ये बड़े महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। ये जयपुर शैली के चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों जयपुर से भागकर अलवर चले आते हैं राजा प्रताप सिंह के समय में। किसके समय में? राजा प्रताप सिंह के समय में ये दोनों डालू राम और शिव कुमार भागकर अलवर चले आते हैं, और जब अलवर आ जाते हैं तो यही राजा प्रताप सिंह इनको संरक्षण देने का काम करता है। यानी डालू राम और शिव कुमार किसके संरक्षण में अलवर में रहते थे? तो राजा प्रताप सिंह के समय में रहते थे अलवर में। ये दोनों तो चले आए, लेकिन है जो चाचा शिव कुमार हैं, ये पलटू टाइप हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा पलटू टाइप के हैं, इनका कुछ अस्तित्व विशेष नहीं है। ये अच्छे चित्रकार तो थे, लेकिन आदत से मजबूर थे। इनके साथ डालू राम के साथ भागकर जयपुर से अलवर तो आ गए, इस राजा प्रताप सिंह का संरक्षण भी मिला, लेकिन ये टिके नहीं। कुछ ही दिनों में ये भागकर यहां से फिर जयपुर चले जाते हैं, यानी अलवर से भागकर फिर जयपुर चले जाते हैं। लेकिन ये जो भैया डालू राम है, ये यथावत यथा स्थिति यानी अलवर क्षेत्र में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो डालू राम है, डालू राम आप देखेंगे कि भित्त चित्रण में बड़े माहिर थे, एकदम सिद्धहस्त थे। कौन? यह डालू राम। यह डालू राम, ध्यान दीजिएगा, ये जो डालू राम है दोस्तों, यह भित्ति चित्रण में एकदम माहिर आदमी था, माहिर या सिद्ध हस्त था। यानी भित्ति चित्रण करने में सबसे ज्यादा बेहतरीन चित्रकार यही डालू राम था। ये तो फरार हो गए अलवर से, बाद में भाग जाते हैं। आप देखेंगे कि रायगढ़ का जो किला है, उस रायगढ़ के किले के अंतर्गत जो शीश महल बना हुआ है, उस शीश महल पे भित्त चित्रण करने का कार्य भी यही डालू राम भाई साहब ने किया था। कि लैनिया के टोंगवा से एकदम गठियाला और अखिया उतरिया से पूरा स्कैन कैला। जो रायगढ़ का किला था, रायगढ़ का किला, रायगढ़ के किला में स्थित स्थित शीश महल में, शीश महल में भित्ति चित्रण करने का श्रेय या करने का कार्य इसी डालू राम ने किया। इस बात को भी अपने टोंगा से भैया गठिया लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी जो डालू राम था, यह आपका भित्ति चित्रण में बहुत ही माहिर आदमी था। यानी भित्ति चित्रण करने में डालू राम बड़ा ही विख्यात, प्रसिद्ध और सिद्धहस्त चित्रकार था। इसने रायगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्तियों पर भित्ति चित्रण करने का भी कार्य किया। इस बात को आपको एकदम से याद रखना है। आप देखेंगे अलवर शैली के प्रारंभिक एवं उत्कृष्ट तथा सुंदर चित्रों में भी यह गिना जाता है। अलवर शैली के प्रारंभिक एवं उत्कृष्ट चित्रों में यह गिना जाता है। यह बात आपको याद रखना है। कवन यही जवन रायगढ़ के किलवा के शीश महलवा में भित्त चित्रण करने का काम भाई साहब डालू राम ने किया था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत यही राजा प्रताप सिंह के ही समय में, ध्यान दीजिएगा, राजा प्रताप सिंह के ही समय में राजा
प्रताप सिंह के ही समय में कुछ महत्वपूर्ण दृश्य हमको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चित्र मिलते हैं। जैसे जैसे कांटा लगा नहीं, कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई, श्रृंगार करती हुई, यानी कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई और अंगड़ाई लेती हुई। क्या? अंगड़ाई, अंगड़ाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई जो दासियां हैं, जो रानियां हैं, आप कह सकते हैं कि जो नायिकाएं हैं, यानी कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई, अंगड़ाई लेती हुई नारियां, जिसमें नायिका नायिका तथा दासियों दासियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रण करने का काम मेरे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं किया गया है। इसी राजा प्रताप सिंह के समय में यह बात आपको याद रखनी है, एकदम टोंगा से गठिया ले हुए खो। अब हम बात कर लेते हैं इस शैली के, हाँ भाई क्या हुआ, प्रमुख चित्रकारों के बारे में। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। किस शैली के? अलवर शैली के। एकदम आंख गड़ाए रहिएगा चित्रकार, एकदम बने रहिएगा, और बात समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर और कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों, जो हमारा नया भाई है वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, उसका कोई पैसा तो लगता नहीं है, कक्षाएं तो सारी निःशुल्क ही चलाई जा रही है। आपके सामने तो हम खड़े हैं, लेकिन हमारे पीछे कई और लोग हैं जो इस संस्था को, आपकी कक्षा को चलाने में बड़ा ही योगदान देते हैं। तो किसी को किसी भी प्रकार की धन की लालसा नहीं है, बस आपकी सफलता में हमारा भी कुछ योगदान रहे, बस यही लालसा है। और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे। दोस्तों, हम प्रमुख चित्रकारों की अगर बात कर ले तो प्रमुख चित्रकारों में आपके डालू राम, नानक राम, आपके मूलचंद, आपके देखेंगे कि जो ये मूलचंद हैं, मूलचंद भी दोस्तों ये थोड़ा बहुत बेहतरीन चित्रकार रहा। हाथी की पटरियों पर भी भित्ति चित्रण करे, हाथी के दांत के पटरियों पर भी चित्रकार का काम हुआ इस अलवर शैली में। यही जो मूलचंद है, यही मूलचंद हाथी के दांत के पटरियों पे चित्रण करने का कार्य करता था, बहुत प्रसिद्ध आदमी था। आप देखेंगे कि डालू राम, नानक राम, मूलचंद, शालिग्राम, डालू राम, नानक राम, मूलचंद, शालिग राम, बलदेव, सगला या सलगा, आप देखेंगे। इसी के अंतर्गत और भी कई महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, जैसे जमुना दास है, बक्सा दास हैं, जैसे जमुना दास, बक्सा दास,
बक्सादास, सालगा महोदय, सालगा महोदय, मूलचंद, सालिग्राम, गुलाम अली, नेपालिया, गुलाम अली को भी ऐड कर लीजिए, गुलाम अली, नेपालिया। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हैं मेरे भैया। ये किस शैली के? आपके अलवर शैली के। आप देखेंगे कि ये जो मूलचंद हैं, डालू राम हैं, आपके गुलाम अली हैं और ये सलगा महोदय हैं। इस शैली के चित्रकारों में ये प्रमुख नाम इन्हीं का आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भैया, इसको एकदम स्क्रीन शॉट ले ला और स्क्रीन शॉट न ले पावत अखिया उतरिया स्कैन कर ला और एकदम टोंगम बांध के गठियाला। बहुत महत्वपूर्ण है। आप ढूंढते फिरेंगे सारे के सारे नाम आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। बड़ा ही मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसको एकदम नोट कर लीजिए। आप देखेंगे ये प्रमुख चित्रकार तो हो गए इस शैली अलवर शैली के। आप देखेंगे कि नेफरी वादन एक बहुत ही सुंदर चित्र है, बहुत ही सुंदर और विख्यात चित्र है। नेफरी वादन, नेफरी वादन और नर्तकी का समूह। ये जो चित्र है नेफरी वादन और नर्तकी का समूह, एकदम टोंगम बांध पूछा जाए, एकदम जान ला कि भैया ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र हो, बहुत महत्वपूर्ण दृश्य हो। ये अलवर शैली के बहुत प्रसिद्ध चित्र हो, अलवर शैली के नेफरी वादन और नर्तकी का समूह। एक एकदम टोंगा से गठियाला, एकदम ध्यान देवे को। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस अलवर क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए और उस महत्वपूर्ण राजा ने इस अलवर शैली में अपना क्या योगदान दिया उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक प्रमुख राजा है राजा बख्तावर सिंह, जिसका क्या नाम है? राजा बख्तावर सिंह। बड़ा ही अच्छा काम इन्होंने किया। क्या नाम है? राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह, आप देखेंगे कि इस राजा बख्तावर सिंह के समय में बलदेव और सालिग्राम दो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। क्या नाम है? बलदेव, बलदेव और सालिग्राम। ये दो महत्वपूर्ण नाम हैं, इसको याद रखिएगा। एक है बलदेव और दूसरे हैं सालिग्राम। इन दोनों जो है, ये दोनों सालिग्राम और बलदेव, कहाँ हो गया ऊपर नीचे भाई? बलदेव, थोड़ा सा हम इसको हटा ही देते, गड़बड़ लग रहा है देखने में ना। एकदम अच्छा लगना चाहिए हमारे भैया बहनी लोगों को, तब तो बतिया समझ में आएगी। क्या नाम है? बलदेव। तो बलदेव और सालिग्राम ये जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, चितेरा थे, ये दोनों इसी राजा बख्तावर, ये वर है भाई, वार लिख दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यह बख्तावर, राजा बख्तावर सिंह के ही समय में बलदेव और सालिग्राम रहते थे। आप देखेंगे कि ये जो राजा बख्तावर सिंह है, यह चंद्रसखी और बख्तेश, चंद्रसखी, चंद्रसखी, यह चंद्रसखी और बख्तेश नाम से, कौन? यही राजा बख्तावर सिंह बहुत अच्छा विद्वान, बहुत अच्छा कला प्रेमी तो था ही, कला प्रेमी के साथ साथ बहुत विद्वान आदमी था। इतना विद्वान था कि
चंद्र सखी और बख्तेश नाम से ये काव्य रचना भी करने का काम करता था, एकदम गठियाला। कि चंद्र सखी और बख्तेश नाम से प्रसिद्ध काव्य रचना करने वाला जो विद्वान राजा था उसका नाम बख्तावर सिंह था, और उसी के काल में बलदेव और शालिग्राम जैसे प्रमुख चित्रकार रहा करते थे। दोस्तों यह बात याद रखिएगा। और यह चंद्र सखी और बख्तेश नाम से काव्य रचना करता था, नाम से काव्य रचना करता था। कौन? यही राजा बख्तावर सिंह। आप देखेंगे कि दान लीला इसकी एक बहुत ही सुंदर कृति है, काव्य रचना है। किसकी? इसी राजा बख्तावर सिंह की। राजा बख्तावर सिंह ने दान लीला नाम से प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की है। यह बात याद रखिएगा, तुम टोंगम गठिया ले जा हमारे भैया बहनी लोग, कि दान लीला प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, किसकी कृति है? तो यह राजा बख्तावर सिंह की कृति है। अब हम बात कर लेते हैं बख्तावर सिंह के बारे में। इतना बहुत हो गया, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। कुछ है या नहीं है तो जरूरत काहे की। आइए देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा अगले राजा के बारे में। क्या नाम है अगले राजा का? आइए हम बात, अच्छा ये तो हो गया, बख्तावर सिंह हो गए। अब हम राजा बलवंत सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। किसके सब बारे में? राजा बलवंत सिंह। राजा बलवंत सिंह का भी इस अलवर शैली में बड़ा ही योगदान रहा है। आप देखेंगे चाहे चंडी पाठ हो, चाहे चंडी पाठ हो, चंडी पाठ और दुर्गा सप्तशती, सप्तशती है ये, ध्यान दीजिएगा, सप्तशती। जो राजा बलवंत सिंह है दोस्तों, यह चंडी पाठ और दुर्गा सप्तशती को आधार बनाकर बहुत सारा चित्र बनवाया, चित्रण करवाने का कार्य किया। कौन? यही राजा बलवंत सिंह। इसने चंडी पाठ और दुर्गा सप्तशती को आधार बनाकर उस पर बहुत सारे चित्र बनवाए। कौन? यही राजा बलवंत सिंह। इसके बारे में बस इतने याद रखना है, इतने जानना है, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अगला राजा है राजा विनय सिंह। अगले राजे का, अगले शासक का क्या नाम है? राजा विनय सिंह। आप देखेंगे कि ये जो राजा विनय सिंह हुआ, इसी के समय में 19वीं शताब्दी के आसपास यह अलवर शैली अपने चरम को प्राप्त करती है। यह बात हम आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा कि जो अलवर शैली है इसी राजा विनय सिंह के ही समय में अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त करती है। अच्छा, एक जो बलदेव हुआ करता था, बलदेव नाम का चित्रकार, अब इसके पहले पढ़े हैं ना, वो बलदेवा क्या करता था कि राजा विनय सिंह को चित्रकारी करने का मतलब चित्रकला सिखाने का कार्य करता था। राजा विनय सिंह चित्रकला का बहुत प्रेमी राजा था भैया। तो एक मन में आवा कि हम जो ने हम चित्रकला सिखबे। पकड़िस के का? पकड़िस वही जो अभी इसके पहले आपने पढ़ा है, जिसका नाम है बलदेव। तो बलदेव को इसने पकड़ा, कहा हे प्रभु, हालांकि राजा तो है विनय सिंह, लेकिन इतना सुंदर चित्रकारी करता था राजा बलदेव सिंह, कि उसको कहा कि हे भाई बलदेव, एगो काम करो यार, हमहू को चित्रकला सिखाए दो। तो कहा रे हुजूर,
काहे शर्मिंदा कर रहे हैं, हम तो आपके दास हैं, आपके चरणों के सेवक हैं, काहे नहीं सिखाएंगे। तो बलदेव ने राजा विनय सिंह को चित्रकला का ज्ञान दिया, यानी चित्रकला सिखाने का कार्य किया। तो आप देखेंगे एक है पोथी जिसका नाम है गुलिस्ता, जिसका नाम है गुलिस्ता पोथी। गुलिस्ता नामक पोथी, गुलिस्ता नामक पोथी का चित्रण इसी के समय यानी काल में हुआ। किसके? यही जो राजा आपका विनय सिंह है, इसी के राजा विनय सिंह के ही समय में गुलिस्ता पोथी का चित्रण हुआ। और इस गुलिस्ता पोथी के चित्रण में कुल 1,00,000, उस समय 1,00,000 रुपया खर्च हुआ, यानी व्यय हुआ। किसके समय में? राजा विनय सिंह के समय में। इस बात को एकदम टोंगा से गठिया ना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो न भैया लोग। हलकन जे ले फिर हलकन चला जाई। हम इना कहते कि हम बहुत बेहतरीन पढ़ावत थी, सबसे बेहतरीन पढ़ावत थी, लेकिन इतना तो जरूर पढ़ावत है कि आपके परीक्षा में आप अपना एक स्थान बना सकते हैं। न विश्वास हो, आएगा रिजल्ट देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी ही इन्हीं जो कक्षाएं ली जा रही, भाई पूछेगा कहां से? हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर बहुत ही विस्तृत और गहन अध्ययन किया जा रहा है। कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो छोड़ दिया जाए या छूट जाए। तमाम जगह से, जैसे वेद व्यास ने वेदों को संकलित करने का काम किया, ठीक उसी प्रकार हम भी तमाम जगह से बहुत बेहतरीन पुस्तकों से आपके लिए मैटर तैयार करते हैं, अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि हमारा कोई भी भाई, हमारी कोई भी बहन ये न कह पाए कि सर ये क्वेश्चन एक आया था परीक्षा में और इसे आपने पढ़ाया नहीं था। तो याद रखिएगा और कक्षा के अंत तक बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं राजा विनय सिंह के बारे में। किसके बारे में? थोड़ा सा छोटा कह लीजिए ताकि आ जाए। बस भाई स्टॉप। राजा, अरे भाई क्या हो गया? चलिए, कहाँ इतना पतला लिखा रहा है भाई? चलिए, क्या हो गया? राजा विनय सिंह की बात हम कर रहे थे, तो देखा हमने राजा विनय सिंह गुलिस्ता पोथी का चित्रण इसी राजा विनय सिंह के समय में हुआ, और जिसको बनवाने में कुल 1,00,000 रुपए का खर्चा आया। आप देखेंगे कि राजा विनय सिंह जो था, यह राजा विनय सिंह, यह मुगल चित्रकारों को भी, यानी मुगलिया सल्तनत के जो प्रमुख कुछ चित्रकार भागकर इस शैली में आए थे, उनको भी संरक्षण देने का कार्य इसी राजा विनय सिंह ने किया। आप देखेंगे इसी के समय में, यही राजा विनय सिंह के ही समय में 90 मीटर लंबा एक महाभारत का बहुत बड़ा स्क्रोल बना। यानी इसी के समय में 90 मीटर लंबा महाभारत का एक स्क्रोल बना था, स्क्रोल बनाया गया था। दोस्तों किसके समय में? यही राजा विनय सिंह के समय में। आप देखेंगे इसी के समय में जो दीवान जी की हवेली थी, किसके समय में? इसी राजा विनय सिंह के समय में जो दीवान जी की हवेली में चित्रण हुआ था, वह चित्रण करने का काम यानी इसी के समय में हुआ था। राजा विनय सिंह के समय में दीवान जी की हवेली पे भित्ति चित्रण करने का कार्य किया गया। आप देखेंगे कि इसके दरबार में
आगा मिर्जा गुलाम अली, इसी के दरबार में, इसी के दरबार में आगा मिर्जा और गुलाम अली, यानी राजा विनय सिंह के ही दरबार में आगा मिर्जा और गुलाम अली जैसे प्रसिद्ध एवं बहुत ही बेहतरीन अर्थात सुलेखक, ध्यान दीजिएगा कि विनय सिंह के ही दरबार में ये आगा मिर्जा और गुलाम अली जैसे प्रसिद्ध एवं सुलेखक भी रहा करते थे। किसके समय में भैया? इसी राजा विनय सिंह के समय में। यह भी बात आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि राजमहल के अंतर्गत स्थित जो शीश महल है, उस शीश महल के भित्तियों पर भित्ति चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया गया। राजमहल के अंदर स्थित शीश महल में भित्ति चित्रण डालू राम के द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए है कि शीश महल में भित्ति चित्रण हुआ किसने किया? तो वही डालू राम ने किया था, जो कभी जयपुर शैली का चितेरा हुआ करता था। आप देखेंगे कि उसी शीश महल में राधा कृष्ण लिखी देते हैं, ई का हुई गए ए, बस थोड़ा भाई ऊपर हो जाओ, बस स्टॉप। आप देखेंगे कि राजमहल में स्थित शीश महल में भित्ति चित्रण करने का कार्य डालू राम ने किया, और उस राजमहल में स्थित शीश महल में राधा कृष्ण और शिव पार्वती का भित्ति चित्रण करने का काम इसी डालू राम का था। भैया डालू राम बड़ा कीमती आदमी था, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे यह इस शैली पर कंपनी शैली का भी प्रभाव पड़ता रहा। किस शैली का? कंपनी शैली का भी प्रभाव पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक बड़े ही अच्छे राजा हैं, राजा शिवदान सिंह। इस अलवर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनका क्या नाम है? राजा शिवदान सिंह। राजा शिवदान सिंह के बारे में ज्यादा नहीं, बस 2 लाइन देख लीजिए कि जो राजा शिवदान सिंह था, यह हिंदी और फारसी का एकदम ज्ञाता आदमी रहा। भाई साहब, इतना जानकार आदमी था, इतना विद्वान आदमी था यह राजा शिवदान सिंह। यह हिंदी और फारसी भाषा का विद्वान आदमी था, विद्वान शासक था। कौन? यही राजा शिवदान सिंह। आप देखेंगे नानक राम के साथ साथ मंगल सेन के साथ साथ बुद्ध राम, यानी नानक राम, ये भाई इधर आओ, नानक राम, मंगल सेन के साथ साथ बुद्ध राम आदि प्रमुख
चित्रकार इसी के समय में रहते थे। किसके समय में दोस्तों? राजा शिवदान सिंह के समय में अलवर क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण राजा हुए, जिनका इस क्षेत्र में इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उस पर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों चर्चा कर लिया है। अब भैया लोग थोड़ा सा बचा हो, एक हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। थोड़ा सा इस अलवर शैली की विशेषताओं को देख लेते हैं और चित्र विषयक संबंधी जो मूलभूत आधार रहा, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। तो हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा बस चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस अलवर शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्रमुख विशेषताएं किस शैली की? अलवर शैली की। अलवर शैली की प्रमुख विशेषताओं में दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। तो आप देखेंगे कि इसके जो अलवर शैली की प्रमुख विशेषता है, उस प्रमुख विशेषताओं में एक बड़ी ही अच्छी विशेषता है, इसमें परदाज का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से हुआ है। किसका? परदाज। इसका प्रयोग परदाज। परदाज मतलब छाया प्रकाश। क्या? छाया प्रकाश का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। इसलिए यह परदाज यानी छाया प्रकाश का जो प्रयोग हुआ है वह अलवर शैली की प्रमुख विशेषताओं में आता है। आप देखेंगे गुलिस्ता बदरे मुनीर। क्या? गुलिस्ता बदरे मुनीर। गुलिस्ता बदरे मुनीर तथा गुलिस्ता बदरे मुनीर तथा कुरान का भी चित्रण इस शैली में हुआ था, जो कि यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में गिनी जाती है। इसलिए इसका भी ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि संपूर्ण अलवर शैली यानी पूरी की पूरी अलवर शैली जो है वह भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थी। यह बात याद रखिएगा कि वह कौन सी शैली है राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो कि आती है। आपसे सीधा क्वेश्चन हिट करेगा, उस शैली का नाम बताइए जो राजस्थानी शैली के ही अंतर्गत आती है तथा उसका प्रमुख विशेषता या उसकी प्रमुख विशेषता भित्ति चित्रण रहा है। तो उस शैली का नाम मेरे प्यारे दोस्तों, उस शैली का नाम क्या है? उस शैली का नाम यही अलवर शैली है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए देखिएगा, आप देखेंगे कि यह जो शैली है वह पेपर मेसी के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सी शैली? यह अलवर शैली पेपर मेसी हेतु भी प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध थी। अगर मिल जाए भित्ति चित्रण, चूंकि दोनों तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, या तो दोनों देगा तो ऑप्शन उस तरीके से बनाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो भित्ति चित्रण के लिए अलवर शैली बहुत प्रसिद्ध थी और साथ ही साथ पेपर मेसी के लिए भी यह शैली अलवर शैली बहुत प्रसिद्ध रही है। यह बात याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हम बात कर लेते हैं कि इस अलवर शैली के जो चित्र बने वह किस विषय पर बने, उसके प्रमुख
चित्रण के अलवर शैली के चित्रण के प्रमुख विषय, ध्यान दीजिएगा, अलवर शैली के चित्रण में जो प्रमुख विषय रहे हैं वह क्या क्या रहे हैं। जैसे रामायण रहा है, रामायण के साथ साथ गीत गोविंद रहा है, गीत गोविंद के साथ साथ बारहमासा रहा है, बारहमासा के साथ साथ कृष्ण लीला रहा है। क्या, रामायण, कृष्ण लीला, गीत गोविंद, गीत गोविंद के साथ साथ कृष्ण लीला, कृष्ण लीला के साथ साथ आप देखेंगे कि बारहमासा। क्या, बारहमासा, उसको भी लिख देते हैं, बारहमासा आदि प्रमुख चित्रण के विषय रहे हैं। किस शैली के, अलवर शैली के। इबतिया एकदम दिमकवा में फिट कैला और अखिया के पुतरिया से स्कैन कैला और हमारे भैया लोग के टोंगा में गठियाल। कहां से बड़ा महत्वपूर्ण बात बा। इस अलवर शैली के प्रमुख अगर हम देख ले चित्रण के प्रमुख विषय क्या रहे हैं, तो उसके प्रमुख विषय रामायण रहा है, गीत गोविंद रहा है, कृष्ण लीला रहा है, बारहमासा रहा है आदि। यानी ये जो प्रमुख विषय है इसी पर अधिकतर इस अलवर शैली में चित्रकारी या चित्रण करने का काम किया गया। आप देखेंगे कि जो एक चित्रकार था मूलचंद, वह मूलचंद चूंकि इस अलवर शैली में हाथी के दांत के पटरियों पे भी चित्र हुए हैं और उस हाथी दांत के पटरियों पे चित्रकारी करने का बहुत बेहतरीन चित्रकार था जिसका नाम मूलचंद बताया जाता है। दोस्तों, यह बात भी आपको एकदम याद रखना है, टोंगा से गठिया के रखना है। और आप देखेंगे कि इस अलवर शैली में मेवाड़ शैली की ही भांति नारी आकृतियां नाटी बनाई गई हैं इसे अलवर शैली में। तो मैं आज की कक्षा यही समाप्त करता हूं। अलवर शैली का यही द इंड होता है। इसके आगे दो उपशैलियां ढूंढाड़ शैली की बची हुई हैं, एक है उनियारा, दूसरी है शेखावटी। उस पर भी आगे वाली कल की कक्षा में हम चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।